अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ADSL राउटर का इंटरफेस हम किस तरह एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप लोग आईपी दोगे अपने DSL राउटर की। ठीक है, हर DSL राउटर के नेटवर्क वाले ने अपनी आईपी रखी होती है। ठीक है, और उसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो बन रही है ना। अब यहाँ पे ये ZTE का वालों का है। ठीक है, ZTE वालों का है। इसमें हमने सबसे पहले जब ये, अब हमने देखना है कि अभी इसको कनेक्ट नहीं करना, अभी हम इसके इंटरफेस समझते हैं। क्विक स्टार्ट का मतलब होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्टेटस में आपको इस राउटर के में स्टेटस के बारे में बताता है। जब स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू आता है कि आपका डाउन स्ट्रीम 4 MB है, अप स्ट्रीम 102 MB है, 1020 MB है। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 MB का कनेक्शन है। ठीक है, डाउनलोडिंग रेट 4 MB है, अपलोडिंग रेट 1020 है। टोटल आपके पास 5 MB का कनेक्शन हो जाता है। 5 MB से थोड़ा सा अबव हम कहते हैं ना कि आपके पास कितना DSL क्या है? आप कहते हैं 4 MB। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जी अच्छा अपलोडिंग कितनी मिल रही है, तो आप कहेंगे कि यार देखो मुझे पता नहीं था। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, फिर राउटर में आके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को करोगे। लैन आईपी ये आपके राउटर की आईपी है। प्राइमरी DNS ये ऑटो होता है और ये PTCL का DNS है। ठीक है, DNS कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, जो कि रिजॉल्विंग के लिए होता है। ठीक है, ये जब आप इंशाल्लाह लिनक्स या MCC का कोर्स करेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी DNS का मतलब ये होता है कि एक प्राइमरी DNS होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो ट्रैफिक सारी सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और ये ईथरनेट कार्ड जो है ये इसी राउटर का है। ठीक है, और ये इसका वर्जन है जो इसका सॉफ्टवेयर इस DSL राउटर का है। ठीक है, ओवरव्यू में ADSL लाइन, ए सिंक्रोनाइज DSL सब्सक्राइबर लाइन, ए सिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लाइन मोड ADSL 2+, ये PTCL वालों की तरफ से है। ठीक है, इसमें आपको लाइन अप ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लाइन अप था, आपका राउटर कितनी देर से ऑन है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपको ये बता रहा है। लेटेंसी टाइप यानी कि फ़ास्ट, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो 2 MB तक आपका सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो डेटा आ रहा है वो 4 MB का है, इस वजह से यहाँ फास्ट उन्होंने इसका फास्ट रखा हुआ है। नॉइस मार्जिन, आपकी लाइन में शोर का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, लाइन में डिस्टॉर्शन कितनी है। अगर आप DSL जो है वो थ्योरेटिकली आपके एंड से और एक्सचेंज के एंड में 6 किलोमीटर के फासले पर सही तौर पर DSL काम करता है। ठीक है, जिसे हम सिंक कहना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन एटेन्यूएशन भी यही चीज़ होती है कि आपकी लाइन की क्वालिटी किस तरह है। आपके लाइन में जॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो ये रेट जो है ये आपका बहुत कम होगा। ठीक है, बाद दफ़ा ये रेट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, फ़र्क पड़ता है। एक जॉइंट खैर होती है, एक से ज़्यादा जब जॉइंट्स हो जाते हैं 2-3 जॉइंट तो उसमें लाइन डिस्टॉर्शन आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो कम होना आपकी। इसके अलावा कोई और मोर पावर इंफॉर्मेशन हो तो वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इससे आपका इतना काम नहीं है, इससे PTCL वालों का काम है या ISP वालों का है। हाँ, तो वही तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन डाउनलोडिंग स्पीड आपकी होती है 4 MB, 2 MB, 1 MB, जितने का आप कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वैन में आते हैं। यहाँ पे PPP/E लिखा हुआ है। PPP/E का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। क्योंकि आपका ये जो ADSL राउटर होता है इसके अंदर RJ45 कनेक्टर वाला कनेक्टर लगा होता है, तो वो ईथरनेट क्योंकि RJ45 पे उसका पोर्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे PVC नेम आपका होता है PPP/E 0103। ये पाकिस्तान के लिए VPI एंड VCI।
ठीक है। अब VPI VCI क्या होता है उसके बारे में आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए 0103 और फाइबर वालों के लिए 0108, ठीक है। PTCL वालों का ये है, ठीक है। ये आपकी वैन IP है। अब इस वैन IP को देखते हैं कि वाकई मेरी ये वैन IP है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ माई IP.com में जाते हैं। 119 153 88 263, 119 153 88 263 सेम है ना, ठीक है। तो ये जो वैन की IP है वो आपको ये मिली हुई है, ठीक है। और ये स्टेटस टाइम सारा कुछ ट्रैफिक स्टेटिस्टिक ये आपको इस पर सारा बताता है, ठीक है। ईथरनेट से कितनी ट्रैफिक निकली है और वैन में कितनी गई है, वैन से कितनी आई है, ठीक है। ये सारा कुछ है। अच्छा, DHCP टेबल वो ऑफ़ है क्योंकि इसमें DHCP ऑफ़ है। DHCP होता है कि वो आप जब लगा लेते हैं राउटर को स्विच के साथ तो जितने भी सिस्टम होंगे उसको खुद ब खुद IPयाँ ये देगा, ठीक है। राउटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे गई, ये गेटवे कोई भी गेटवे हो, ठीक है। अब गेटवे क्या होता है, दो आपस में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है जहाँ से वो गुज़रे, ठीक है। तो अब ये 0.0.0 का मतलब होता है कोई भी गेटवे हो उधर लगा है तो बस उधर से गुज़रे, ठीक है। ये यहाँ से आपका है। राउटिंग टेबल का मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है राउटर, ठीक है, जो कि ट्रैफिक को गुजारने में मदद देता है, ठीक है। तो वो उसको राउटिंग टेबल कहते हैं। इसकी राउटिंग टेबल ये कहाँ से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा और कहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ पे सारी डिटेल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एडवांस में। एडवांस में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, आप यहाँ पे अपने राउटर की IP को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 192.168.1.1, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से उसको चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपके पास आते हैं डायग्नोस्टिक में, कि आप देखते हैं कि यार डायग्नोस्टिक करते हैं कि यार आपका सब कुछ चेक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काम भी हो रहा है साथ में। मैनेजमेंट में आप आते हैं तो यहाँ पे एडमिन अकाउंट, यूज़र अकाउंट, लोकल एक्सेस, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेट जो PTCL वाले हैं, कभी आपको कोई मसला होगा तो वो डायरेक्ट अपने इंटरनेट से आपके राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह मैंने VPN का जिक्र किया, तो VPN में आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ये TFT सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखें इसका पोर्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके लिए एक और ऑप्शन होती है, उसकी तरफ आते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। डेट एंड टाइम आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स, व्यू सिस्टम लॉग में चेक करता हूँ तो ये भी बता देगा, अगर इसने बताना हुआ तो ये बता देगा कि जी सर्वर डिटेक्टेड, सेशन अपडेटेड, टाइम बता रहा है, फैसिलिटी बता रहा है। ये इसकी अपनी प्रोग्रामिंग है। इसमें ज़्यादातर PTCL वाले ज़्यादा खूब समझते हैं कि किस टाइम पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस राउटर के साथ क्या हिसाब हुआ, आपने कॉन्फ़िगर किया, रिकॉन्फ़िगर किया, तो ये चीज़ें इसके साथ बताता है, ठीक है। और इसमें आप बैकअप भी ले सकते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो इसमें जो आपने चेंजेस किए हैं उसका बैकअप भी ले सकते हैं। लेकिन बैकअप लेने से बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा आप बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। अच्छा, रीसेट राउटर का मतलब ये है कि आप राउटर को रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने उस दिन बताया था कि आप पिन दे के भी आप उसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था कि आप इसको किस तरह, जब आप क्विक स्टार्ट करते हैं, क्विक स्टार्ट में कनेक्ट टू इंटरनेट है या क्विक स्टार्ट सेटअप आता है, ठीक है। यहाँ पे VPI VCI आपने 0 और 103 लिखना होगा, ठीक है। मैं दोबारा कर लेता हूँ, 0 103, ठीक है। VPI VCI, ठीक है। इसके लिए VPI VCI के लिए आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन इधर भी हम कर लेते हैं VPI वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, VPI और VCI आपका वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। इसके बारे में फिर आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है PPP ओवर
ई, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट करना है। ब्रिज मोड का मतलब ये होता है कि ब्रिज मोड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है ना, ये प्रोटोकॉल है ना, ठीक है, सही है। ब्रिज का मतलब ये होता है कि आप उस आईएसपी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ आप ऑथेंटिकेशन नहीं होती आपकी। पीपीपी ओवर ई में आपके साथ ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपने लाइव आईपी ली हुई है तो यहाँ पे आप वैन की लाइव आईपी देंगे, ठीक है। अगर आपने लाइव आईपी नहीं दी, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं बस संगत कनेक्ट, तो बस कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर आपको खुद ब खुद आईपी देगा। नेट कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी नेटवर्किंग में जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो आप थ्रू नेटिंग होती है, इसको आपने इनेबल करना होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे अपना, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे। ऑलवेज़ ऑनलाइन का मतलब ये है कि बस जैसे ही बस मैं कनेक्ट करूँ, इसको पावर दूँ तो कनेक्ट हो, ठीक है। इसमें टाइमिंग भी है कि डिसकनेक्ट हो इतने मिनट बाद, ठीक है। इसकी एक्टिविटी सारा कुछ कर, डायल ऑन डिमांड, जब मैं डायल करूँ तब ये कनेक्ट हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऑलवेज़ ऑन। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी आईपी दे देनी है, जो भी इसकी आईपी है, जिस तरह मैंने, आप यहाँ से डीएससीपी को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पे आईपी जो है वो ये है, नेटवर्क मेरा 255.255.255 है, ठीक है। आप 192.168.1.1 भी होगा तब भी नेटवर्क आपका क्लास सी का ही रहेगा, ठीक है। इनेबल वो आपने ख़ुद देनी है, जो भी आपने देनी, बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.1 होती है, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क आपने सेम रखना है 255.255.255। इनेबल डीएससीपी जब आप करते हैं तो फिर डीएससीपी ये देना शुरू कर देगा, लेकिन हम डीएससीपी यहाँ पे नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा डीएससीपी सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि फ़लाना चीज़ हमने कर दिया है, ठीक है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो राउटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो दोबारा सिंक हो जाएगा। डीएसएल लाइट सिंक का मतलब होता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन वहाँ पे डीएसएलएम के ज़रिए आपके वहाँ पीटीसीएल के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब सिंक हो जाएगा फिर इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी, जिसमें वो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर लेगा, तब इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी और आप बड़े मज़े से फिर जो कुछ मर्ज़ी करते रहें आप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये था आपका ADSL राउटर के बारे में कॉन्फ़िगरेशन। आपने किसी भी सीडी का इमेज लेना है एज अ ISO, ठीक है। वो इसलिए आप लेते हैं कि बाद दफ़ा आप कोई सीडी से डेटा कॉपी करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ डेटा आपका कॉपी नहीं होता, क्योंकि जो बनाने वाला होता है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आपने उस सीडी का इमेज लेना होता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सीडी को आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीडी रोम में उस सीडी को रखेंगे, ठीक है। सीडी रोम को रखने के बाद आपके पास अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि क्रैक वर्जन नहीं है और ये $29 का है और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंटिन्यू टू ट्राई करेंगे। फिर आपने क्या करना है, टूल्स में जाके मेक CD DVD इमेज बनाना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद CD राइटर जो है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। जो CD है DVD, जो भी आपके पास CD रोम लगा है, DVD रोम लगा है, वो आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। आउटपुट फाइल कहाँ पे होनी चाहिए, आपने उसको पाथ बताना है, C में, D में, E में, जिधर मर्जी। आउटपुट फॉर्मेट किया स्टैंडर्ड ISO हो, बिन हो, क्लोन CD इमेज हो, अल्कोहल हो, नैरो हो, ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन, ये फॉर्मेट अवेलेबल है, लेकिन हमने इसको एज अ ISO इमेज बनाना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड ISO इमेज पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद हमने इसको मेक कर देना है। मेक पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ख़ुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा। ये आपके पास CD DVD इमेज डुप्लिकेट बन चुका है। इसमें जो कुछ था उसने उसका डुप्लिकेट बना दिया है। इसको आप क्रॉस करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और जाता हूँ सी में, जहाँ पे मैंने रखा था किस नाम से था, सी किस नाम से था यार, ये अब ये मैं किसा पता ये है, एक तो मुझे नाम पता था, दूसरा जो है वो हमें पता था, साइज़ नहीं, टुडे मार्च 5/27 पे मैंने बनाया। ठीक है, अब ये आपके पास ISO इमेज बन गया। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इसको हमने बूटेबल किस तरह बनाना है। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ब्लैंक CD रखेंगे। अब ये CD तो भरी हुई थी ना, इससे हमने इससे हमने इमेज ले लिया। अब हम इसकी बनाते हैं CD। उसके लिए फिर होगा एक दूसरा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्मॉल CD राइटर। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिस्क, क्योंकि हमने शुरू में उसको एज अ ISO इमेज बना दिया था। ठीक है, अब डिस्क पे जाएंगे, हम इसको कहते हैं रिकॉर्ड ISO इमेज टू डिस्क, यानी कि डिस्क में वो ISO इमेज जो था इसको रिकॉर्ड कर दो। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि कौन सी फ़ाइल है यार, चुप कर। ठीक है, अब हम कौन सी वो इमेज फ़ाइल है ये अब हमसे पूछता है। अब देखो डॉट आइए, मैं किसी फ़ोल्डर को करता हूँ तो वो कहता है ये नहीं है भाईजान, ये नहीं है, क्योंकि ये ले नहीं रहा। ठीक है, ये सिर्फ ISO की फ़ाइल को लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बनाया था 30 वाला, तो ये देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम खुद ब खुद आ जाता है। जब मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करता था तो नाम नहीं आता था। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक या तो ऑल फाइल आता ही नहीं है, तो ISO की इमेज बन रहा है ना, वो कह रहा है रिकॉर्ड एज ISO इमेज। ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ या ओपन कर देता हूँ, तो ये अब इसको रिकॉर्ड ISO इमेज राइटिंग कर रहा है। ये आजकल जो यूनिवर्सल ड्राइवर्स जी, ये सब इसी तरीके से। ये हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने CD से डेटा को ISO इमेज में सेव किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि किस तरीके से एक फ़ोल्डर को ISO बनाएं। अब हमारा टॉपिक है कि हमने किसी फ़ोल्डर को ISO में किस तरह बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इधर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फॉर ISO। ठीक है, और अब मैं ये लेट्स सपोज ये चीज़ जो है कॉपी की और फॉर ISO में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब क्या होता है जनाब, मैं जाता हूँ स्मॉल CD राइटर, प्रोजेक्ट, सेव एज ISO इमेज, नहीं सॉरी फ़ाइल, पहले मैं फ़ाइल ऐड करूँगा। ठीक है, फ़ाइल में ऐड करता हूँ, मैंने फॉर ISO में किया, इस पर डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं कोई फ़ोल्डर करता हूँ, लेट्स सपोज कोई फ़ोल्डर मैंने किया, लेट्स सपोज फॉर ISO को ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव एज ISO इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, और किसी भी जगह पे मैं रख देता हूँ, इसका नाम होगा टेस्ट ISO इमेज। सेव एज टाइप क्या है, .ISO, इसको मैंने सेव कर दिया। कहाँ पे किया, C में किया, बन गया,
फ़ाइल पे डिपेंड है ना, फ़ाइल छोटी बड़ी मोटी हो। ठीक है, मैं अब सी में जाता हूँ, सी किधर है, सी में जाता हूँ और मैंने क्या रखा था, टेस्ट डॉट आई एस ओ ये देखें, टेस्ट डॉट आई एस ओ इमेज बन गया। वो फोल्डर जो था वो आई एस ओ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसको राइट करूँगा वही तरीका है, डिस्क रिकॉर्ड एट आई एस ओ इमेज, और मैं इधर जाऊँगा टेस्ट, टेस्ट किधर है, ये टेस्ट डॉट आई एस ओ इमेज, तो सी डी में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल था कि आपने ये किस तरह हाँ ना, तो रिकॉर्ड एट आई एस ओ इमेज होता है वो बूटेबल ही होती है। इसमें लिखा हुआ है आई एस ओ का एब्रीविएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, आई एस ओ का मेन यही आपके पास ये इमेज होता है, हाउ टू सेंसिटिव द इमेज सेंसर एंड फलाना, ये पढ़ लेना यार। आई एस ओ के मुख्तलिफ व्यू होते हैं, पावर आई एस ओ डिस्क इमेज, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी, सर मुख्तलिफ नाम है इसके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ए डी एस एल राउटर का इंटरफेस हम किस तरह एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप लोग आईपी दोगे अपने डी एस एल राउटर की। ठीक है, हर डी एस एल राउटर के नेटवर्क वाले ने अपनी आईपी रखी होती है। ठीक है, और उसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो बन रही है ना। अब यहाँ पे ये ZTE का वालों का है। ठीक है, ZTE वालों का है। इसमें हमने सबसे पहले जब ये, अब हमने देखना है कि अभी इसको कनेक्ट नहीं करना, अभी हम इसके इंटरफेस समझते हैं। क्विक स्टार्ट का मतलब होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्टेटस। स्टेटस में आपको इस राउटर के में स्टेटस के बारे में बताता है। जब स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू आता है कि आपका डाउन स्ट्रीम 4 MB है, अप स्ट्रीम 102 MB है, 1020 MB है। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 MB का कनेक्शन है। ठीक है, डाउनलोडिंग रेट 4 MB है, अपलोडिंग रेट 1020 है, टोटल आपके पास 5 MB का कनेक्शन हो जाता है। 5 MB से थोड़ा सा अबव हम कहते हैं ना कि आपके पास कितना DSL क्या है, आप कहते हैं 4 MB। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जी अच्छा अपलोडिंग कितनी मिल रही है, तो आप कहेंगे कि यार देखो मुझे पता नहीं था। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, फिर राउटर में आके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को करोगे। लैन आईपी ये आपके राउटर की आईपी है। प्राइमरी DNS ये ऑटो होता है और ये PTCL का DNS है। ठीक है, DNS कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, जो कि रिजॉल्विंग के लिए होता है। ठीक है, ये जब आप इंशाल्लाह लिनक्स या MCC का कोर्स करेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी DNS का मतलब ये होता है कि एक प्राइमरी DNS होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो ट्रैफिक सारी सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और ये ईथरनेट कार्ड जो है ये इसी राउटर का है। ठीक है, और ये इसका वर्जन है जो इसका सॉफ्टवेयर इस DSL राउटर का है। ठीक है, ओवरव्यू में ADSL लाइन, ए सिंक्रोनाइज DSL सब्सक्राइबर लाइन, ए सिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, लाइन मोड ADSL 2+, ये PTCL वालों की तरफ से है। ठीक है, इसमें आपको लाइन अप ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लाइन अप था, आपका राउटर कितनी देर से ऑन है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपको ये बता रहा है। लेटेंसी टाइप यानी कि फ़ास्ट, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो 2 MB तक आपका सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो डेटा आ रहा है वो 4 MB का है, इस वजह से यहाँ फास्ट उन्होंने इसका फास्ट रखा हुआ है। नॉइस मार्जिन, आपकी लाइन में शोर का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, लाइन में डिस्टॉर्शन कितनी है। अगर आप DSL जो है वो थ्योरेटिकली आपके एंड से और एक्सचेंज के एंड में 6 किलोमीटर के फासले पर सही तौर पर DSL काम करता है। ठीक है, जिसे हम सिंक कहना कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, लाइन एटेन्यूएशन भी यही चीज़ होती है कि आपकी लाइन की क्वालिटी किस तरह है। आपके लाइन में जॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो ये रेट जो है ये आपका बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम होगा, ठीक है। बाद दफ़ा ये रेट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, फ़र्क पड़ता है। एक जॉइंट खैर होती है, एक से ज़्यादा जब जॉइंट्स हो जाते हैं, 2-3 जॉइंट, तो उसमें लाइन डिस्टॉर्शन आपकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो कम होना आपकी। इसके अलावा कोई और मोर पावर इंफॉर्मेशन हो तो वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इससे आपका इतना काम नहीं है, इससे PTCL वालों का काम है या ISP वालों का है। हाँ, तो वही तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन डाउनलोडिंग स्पीड आपकी होती है 4 MB, 2 MB, 1 MB, जितने का आप कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वैन में आते हैं, यहाँ पे PPP/E लिखा हुआ है। PPP/E का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। क्योंकि आपका ये जो ADSL राउटर होता है इसके अंदर RJ45 कनेक्टर वाला कनेक्टर लगा होता है, तो वो ईथरनेट, क्योंकि RJ45 पे उसका पोर्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे PVC नेम आपका होता है PPP/E 0103। ये पाकिस्तान के लिए VPI एंड VCI, ठीक है। अब VPI VCI क्या होता है उसके बारे में आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए 0103 और फाइबर वालों के लिए 0108, ठीक है। PTCL वालों का ये है, ठीक है। ये आपकी वैन IP है। अब इस वैन IP को देखते हैं कि वाकई मेरी ये वैन IP है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ माई IP.com में जाते हैं। 119 153 88 263, 119 153 88 263 सेम है ना, ठीक है। तो ये जो वैन की IP है वो आपको ये मिली हुई है, ठीक है। और ये स्टेटस टाइम सारा कुछ ट्रैफिक स्टेटिस्टिक ये आपको इस पर सारा बताता है, ठीक है। ईथरनेट से कितनी ट्रैफिक निकली है और वैन में कितनी गई है, वैन से कितनी आई है, ठीक है, ये सारा कुछ है। अच्छा, DHCP टेबल वो ऑफ़ है क्योंकि इसमें DHCP ऑफ़ है। DHCP होता है कि वो आप जब लगा लेते हैं राउटर को स्विच के साथ, तो जितने भी सिस्टम होंगे उसको ख़ुद ब खुद IPयाँ ये देगा, ठीक है। राउटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे गई, ये गेटवे, कोई भी गेटवे हो, ठीक है। अब गेटवे क्या होता है, दो आपस में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है जहाँ से वो गुज़रे, ठीक है। तो अब ये 0.0.0 का मतलब होता है कोई भी गेटवे हो उधर लगा है तो बस उधर से गुज़रे, ठीक है। ये यहाँ से आपका है। राउटिंग टेबल का मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है राउटर, ठीक है, जो कि ट्रैफिक को गुजारने में मदद देता है, ठीक है। तो वो उसको राउटिंग टेबल कहते हैं। इसकी राउटिंग टेबल ये कहाँ से गुज़रेगा, कैसे गुज़रेगा और कहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ पे सारी डिटेल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एडवांस में। एडवांस में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, आप यहाँ पे अपने राउटर की IP को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 192.168.1.1, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से उसको चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपके पास आते हैं डायग्नोस्टिक में, कि आप देखते हैं कि यार डायग्नोस्टिक करते हैं कि यार आपका सब कुछ चेक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काम भी हो रहा है साथ में। मैनेजमेंट में आप आते हैं तो यहाँ पे एडमिन अकाउंट, यूज़र अकाउंट, लोकल एक्सेस, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेट जो PTCL वाले हैं, कभी आपको कोई मसला होगा तो वो डायरेक्ट अपने इंटरनेट से आपके राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह मैंने VPN का जिक्र किया, तो VPN में आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ये TFT सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखें इसका पोर्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके लिए एक और ऑप्शन होती है, उसकी तरफ आते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। डेट एंड टाइम आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स, व्यू सिस्टम लॉग में चेक करता हूँ तो ये भी बता देगा, अगर इसने बताना हुआ तो ये बता देगा कि जी सर्वर डिटेक्टेड, सेशन अपडेटेड, टाइम बता रहा है, फैसिलिटी बता रहा है। ये इसकी अपनी प्रोग्रामिंग है, इसमें ज़्यादातर PTCL वाले ज़्यादा खूब समझते हैं कि
किस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस राउटर के साथ क्या हिसाब हुआ, आपने कॉन्फ़िगर किया रिकॉन्फ़िगर किया, तो ये चीज़ें इसके साथ बताता है। ठीक है, और इसमें आप बैकअप भी ले सकते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो इसमें जो आपने चेंजेस किए हैं उसका बैकअप भी ले सकते हैं। लेकिन बैकअप लेने से बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा आप बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। अच्छा, रीसेट राउटर का मतलब ये है कि आप राउटर को रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने उस दिन बताया था कि आप पिन दे के भी आप उसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था कि आप इसको किस तरह, जब आप क्विक स्टार्ट करते हैं, क्विक स्टार्ट में कनेक्ट टू इंटरनेट है या क्विक स्टार्ट सेटअप आता है। ठीक है, यहाँ पे VPI VCA आपने 0 और 103 लिखना होगा। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ, 0 103। ठीक है, VPI VCI। ठीक है, इसके लिए है VPI VCI के लिए आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन इधर भी हम कर लेते हैं VPI वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, VPI और VCI। VCI आपका वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, इसके बारे में फिर आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है PPP ओवर E। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट करना है। ब्रिज मोड का मतलब ये होता है कि ब्रिज मोड क्या मतलब है सर प्राइवेट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यस सर इसका मतलब ओवर ईथरनेट। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है ना, हाँ यस ये सर प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, सही है। ब्रिज का मतलब ये होता है कि आप उस ISP के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ आप अथेंटिकेशन नहीं होती आपकी। PPP ओवर E में आपके साथ अथेंटिकेशन होती है। ठीक है, फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आपने लाइव IP ली हुई है तो यहाँ पे आप वैन की लाइव IP देंगे। ठीक है, अगर आपने लाइव IP नहीं दी, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं बस संगत से कनेक्ट, तो बस कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर आपको खुद ब खुद IP देगा। नेट कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी नेटवर्किंग में जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो आप थ्रू नेटिंग होती है, इसको आपने इनेबल करना होता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे अपना, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे। ऑलवेज़ ऑनलाइन का मतलब ये है कि बस जैसे ही बस मैं कनेक्ट करूँ, इसको पावर दूँ तो कनेक्ट हो। ठीक है, इसमें टाइमिंग भी है कि डिसकनेक्ट हो इतने मिनट बाद। ठीक है, इसकी एक्टिविटी सारा कुछ कर, डायल ऑन डिमांड, जब मैं डायल करूँ तब ये कनेक्ट हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऑलवेज़ ऑन। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने अपनी IP दे देनी है, जो भी इसकी IP है, जिस तरह मैंने, आप यहाँ से DHCP को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी यहाँ पे IP जो है वो ये है, नेटवर्क मेरा 255.255.255 है। ठीक है, आप 192.168.1.1 भी होगा तब भी नेटवर्क आपका क्लास C का ही रहेगा। ठीक है, इनेबल लेवल में क्या आईडी वो आपने खुद देनी है, जो भी आपने देनी, बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.1 होती है, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क आपने सेम रखना है 255.255.255। इनेबल DHCP जब आप करते हैं तो फिर DHCP ये देना शुरू कर देगा, लेकिन हम DHCP यहाँ पे नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा DHCP सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि फ़लाना चीज़ हमने कर दिया। ठीक है, जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो राउटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो दोबारा सिंक हो जाएगा। DSL लाइट सिंक का मतलब होता है कि आपकी एनिटिकेशन वहाँ पे DSLAM के ज़रिए आपके वहाँ PTCL के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब सिंक हो जाएगा फिर इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी, जिसमें वो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर लेगा, तब इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी और आप बड़े मज़े से फिर जो कुछ मर्ज़ी करते रहें आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था आपका ADSL राउटर के बारे में कॉन्फ़िगरेशन। आपने किसी भी CD का इमेज लेना है एज अ ISO। ठीक है, वो इसलिए आप लेते हैं कि बाद दफ़ा आप कोई CD से डेटा कॉपी करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ डेटा आपका कॉपी नहीं होता, क्योंकि जो बनाने वाला होता है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आपने उस CD का इमेज लेना होता है।
ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सीडी को आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीडी रोम में उस सीडी को रखेंगे। ठीक है। सीडी रोम को रखने के बाद आपके पास अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि क्रैक वर्जन नहीं है और ये $29 का है और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंटिन्यू टू ट्राई करेंगे। फिर आपने क्या करना है, टूल्स में जाके मेक सीडी डीवीडी इमेज बनाना है। ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद सीडी राइटर जो है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। जो सीडी है, डीवीडी, जो भी आपके पास सीडी रोम लगा है, डीवीडी रोम लगा है, वो आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। आउटपुट फाइल कहाँ पे होनी चाहिए, आपने उसको पाथ बताना है, सी में, डी में, ई में, जिधर मर्जी। आउटपुट फॉर्मेट किया स्टैंडर्ड आईएसओ हो, बिन हो, क्लोन सीडी इमेज हो, अल्कोहल हो, नैरो हो, ये मुख्तलिफ ऑप्शन, ये फॉर्मेट अवेलेबल है। लेकिन हमने इसको एज अ आईएसओ इमेज बनाना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड आईएसओ इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने इसको मेक कर देना है। मेक पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ख़ुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा। ये आपके पास सीडी डीवीडी इमेज डुप्लिकेट बन चुका है, इसमें जो कुछ था उसने उसका डुप्लिकेट बना दिया है। इसको आप क्रॉस करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और जाता हूँ सी में, जहाँ पे मैंने रखा था, किस नाम से था, सी किस नाम से था यार, ये अब ये मैं किस पता, ये है, एक तो मुझे नाम पता था, दूसरा जो है वो मैं पता था, साइज़ नहीं, टुडे मार्च 5/27 पे मैंने बनाया। ठीक है। अब ये आपके पास आईएसओ इमेज बन गया। ठीक है, बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इसको हमने बूटेबल किस तरह बनाना है। ठीक है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ब्लैंक सीडी रखेंगे। अब ये सीडी तो भरी हुई थी ना, इससे हमने इससे हमने इमेज ले लिया। अब हम इसकी बनाते हैं सीडी। उसके लिए फिर होगा एक दूसरा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्मॉल सीडी राइटर। ठीक है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिस्क, क्योंकि हमने शुरू में उसको एज अ आईएसओ इमेज बना दिया था। ठीक है। अब डिस्क पे जाएंगे, हम इसको कहते हैं रिकॉर्ड आईएसओ इमेज टू डिस्क, यानी कि डिस्क में वो आईएसओ इमेज जो था इसको रिकॉर्ड कर दो। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि कौन सी फ़ाइल है, यार चुप कर। ठीक है। अब हम कौन सी वो इमेज फ़ाइल है ये अब हमसे पूछता है। अब देखो डॉट आइए, मैं किसी फ़ोल्डर को करता हूँ तो वो कहता है ये नहीं है भाईजान, ये नहीं है, क्योंकि ये ले नहीं रहा। ठीक है। ये सिर्फ आईएसओ की फ़ाइल को लेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बनाया था 30 वाला। तो ये देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम खुद ब खुद आ जाता है। जब मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करता था तो नाम नहीं आता था। ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक किया सर ये नीचे वाले क्या है सर, इसमें ऑल फाइल्स करें सर, तो ऑल फाइल आता ही नहीं है, तो आईएसओ की इमेज बन रहा है ना, वो कह रहा है रिकॉर्ड एज आईएसओ इमेज। ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ या ओपन कर देता हूँ, तो ये अब इसको रिकॉर्ड आईएसओ इमेज राइटिंग कर रहा है। जैसा ये आजकल जो यूनिवर्सल ड्राइवर्स है सर, जी, ये सब इसी तरीके से। ये हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने सीडी से डेटा को आईएसओ इमेज में सेव किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि किस तरीके से एक फ़ोल्डर को आईएसओ बनाएं। अब हमारा टॉपिक है कि हमने किसी फ़ोल्डर को आईएसओ में किस तरह बनाना है। ठीक है।
लेट्स सपोज मैं इधर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ फॉर ISO, ठीक है। और अब मैं ये लेट्स सपोज ये चीज़ जो है कॉपी की और फॉर ISO में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब क्या होता है जनाब, मैं जाता हूँ स्मॉल CD राइटर, प्रोजेक्ट, सेव एज ISO इमेज, नहीं सॉरी फाइल, पहले मैं फ़ाइल ऐड करूँगा, ठीक है। फाइल में ऐड करता हूँ, मैंने फॉर ISO में किया, इस पर डबल क्लिक कर दी, ठीक है। मैं कोई फ़ोल्डर करता हूँ, लेट्स सपोज कोई फ़ोल्डर मैंने किया, लेट्स सपोज फॉर ISO को ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव एज ISO इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। और किसी भी जगह पे मैं रख देता हूँ, इसका नाम होगा टेस्ट ISO इमेज। सेव एज टाइप क्या है, .ISO, इसको मैंने सेव कर दिया। कहाँ पे किया, C में किया, बन गया। फाइल पे डिपेंड है ना, फाइल छोटी बड़ी मोटी हो, ठीक है। मैं अब C में जाता हूँ, C किधर है, C में जाता हूँ और मैंने क्या रखा था, टेस्ट .ISO ये देखें, टेस्ट .ISO इमेज बन गया। वो फोल्डर जो था वो ISO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको राइट करूँगा वही तरीका है, डिस्क रिकॉर्ड एट ISO इमेज, और मैं इधर जाऊँगा टेस्ट किधर है, ये टेस्ट .ISO इमेज, तो CD में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल था कि आपने ये किस तरह हाँ ना, तो रिकॉर्ड एट ISO इमेज होता है वो बूटेबल ही होती है। इसमें लिखा हुआ है ISO का एब्रीविएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, ISO का मेन यही आपके पास ये इमेज होता है, हाउ टू सेंसिटिव द इमेज सेंसर एंड फलाना, ये पढ़ लेना यार। ISO के मुख्तलिफ व्यू होते हैं, पावर ISO डिस्क इमेज, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ नाम है इसके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने लाइनक्स डेबियन फ्लेवर में स्क्विड को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले जो हम सिनेरियो यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास ये है कि आपके पास ADSL राउटर है और उसके बीच में आपके पास लाइनक्स का सर्वर है और फिर बीच में उसके बाद जो है क्लाइंट सिस्टम है। लेट्स सपोज ये आपके पास ADSL राउटर है, ये आपके पास लाइनक्स का सर्वर है और ये जो है आपके पास क्लाइंट है। जो इसमें सिनेरियो यूज़ होगा वो ये होगा कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा लाइनक्स के सर्वर के पास, लाइनक्स का सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा ADSL राउटर के पास और फिर इस तरीके से ADSL राउटर जो है वो जो रिक्वेस्टेड आपके पास जो टास्क है वो क्लाइंट सिस्टम को ला के देगा। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि आपके पास दो किस्म की IPs होती हैं, एक स्टैटिक IP होती है और एक डायनेमिक IP होती है। स्टैटिक IP जो आपको ISP की तरफ से मिलती है और डायनेमिक IP वो भी आपको ISP की तरफ से मिलती है, लेकिन वो करंट सेशन के लिए होता है। हम दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे वो स्टैटिक हो। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका कनेक्शन है DSL कनेक्शन वो PPP over E पे है
वो ब्रिज मोड में है, ये चीज़ जो है बहुत काउंट होती है। हम दोनों सिनेरियो को सामने रखते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहला सिनेरियो कि जी आपके पास अगर ब्रिज मोड में है तो उसमें हमने किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और दूसरा अगर हमारे पास पीपीपी और ई मोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पीपीपी ओवर ई, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम शो करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ADSL मॉडेम है, यहाँ पे आपके पास सर्वर लिनक्स की मशीन है, और फिर स्विच और हब के साथ जो है आपके बाकी क्लाइंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इस सिनेरियो में होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे आपके पास ETH0 पे, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे थ्रू नेटिंग जो है वो ETH1 में मिलेगी, और ETH1 से ट्रैफिक जो है वो ADSL राउटर में मिलेगी। ये पूरा सिनेरियो है PPP ओवर E में, नॉट इन ब्रिज मोड। ठीक है जी। अब जब हम लिनक्स में स्क्विड कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें हमारे पास दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक सिंपल है और दूसरा आपके पास है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आपके पास ये होता है कि जब आप स्क्विड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ट्रांसपेरेंटली, तो क्लाइंट सिस्टम में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको प्रॉक्सी का एड्रेस नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी से। वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको देखेंगे कि वो हम ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी किस तरह क्रिएट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं। इन तमाम सिनेरियो में होगा क्या, सबसे पहले हमने नेटिंग करनी होती है। नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइनक्स का सर्वर या लाइनक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर नेट यूज़ करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका नेट काम कर रहा होता है। वो इस वजह से काम कर रहा होता है क्योंकि उसमें पहले से ही प्री राउटिंग मौजूद होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके पास आप लाइनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें राउटिंग नहीं होती, उसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसमें नेटिंग नहीं चल रही होती। तो ये याद रखिए, जब भी इंटरनेट आपके मशीन पे काम कर रहा होता है तो इसमें नेटिंग चल रही होती है। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि आईपी टेबल्स यानी कि नेटिंग, जो हमारे पास कमांड्स है, उसके लिए जो हमारे पास कमांड होगी वो होगी आईपी टेबल्स -t नेट -v कैपिटल n l कैपिटल। ये कमांड जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको शो करेगी कि कौन कौन से आईपी टेबल्स या कमांड्स जो हैं वो आपने अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है जी। अब सिनेरियो में होगा क्या, दोबारा रिपीट करके बताता हूं। रिक्वेस्ट जनरेट होगी क्लाइंट नंबर 1 से, रिक्वेस्ट आएगी ETH0 पे,
ज़ीरो का जो आईपी एड्रेस होगा वो 192.168.1.240, ठीक है जी। इथ ज़ीरो का जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 10.0.0.2, ठीक है। अब आईपी चेंज है लेकिन नेटवर्क नेट मास्क यानी कि सबनेट जो है वो सेम होंगे, आपका नेटवर्क सेम होगा। रिक्वेस्ट क्लाइंट नंबर 1 से आएगी इथ 0 पे, इथ 0 से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो इथ 1 पे जाएगी, लेकिन वहां पे सबनेट सेम है लेकिन आईपी चेंज है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने नेट करना होगा, नेटिंग करनी होगी। यहाँ पे हमें बेसिकली नेटिंग करनी होगी। इथ 0 से ट्रैफिक इथ 1 को मिलेगी, इथ 1 जो है वो इसको पढ़ेगा नेट करने के बाद, और फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो एडीएसएल राउटर के पास जाएगा। यहाँ पे भी नेटिंग चल रही है, यहाँ पे भी ऑलरेडी नेटिंग चल रही है। दोनों तरफ जब नेटिंग चल रही होती है तो सिस्टम जो है या ब्राउजिंग जो है या ब्राउज़र जो है वो थोड़ा सा आपका इंटरनेट ब्राउजिंग जो है वो स्लो होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो नेटिंग चल रही है। जब आपका ब्रिज मोड होता है तो ब्रिज मोड में क्या होता है कि नेटिंग सिर्फ आपकी यहाँ पे चल रही है और डायरेक्ट यहाँ से जाके आपके आईएसपी के जो आपको गेटवे दिया होता है वहाँ से डायरेक्ट उठा के लगती है। फिर यहाँ पे नेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा स्पीड अप होता है। लेकिन फॉल्ट क्या होता है, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जब आपका पीपीपी ओवर ई कनेक्शन होता है तो उसमें अटैक्स कम आते हैं, लेकिन जब आपका ब्रिज मोड होता है तो वो आसानी से उसमें अटैक्स हो सकते हैं। तो अपने आप को सिक्योरिटी के लिए ये है कि आप पीपीपी ओवर कनेक्शन जब आपका होता है तो उसमें आपने यहाँ पे भी नेटिंग करनी होती है और यहाँ पे भी आपने नेटिंग करनी होती है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम इसके लिए कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई करेंगे आईपी टेबल्स के लिए और किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। प्रैक्टिकली तौर पर हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से हमने आईपी टेबल्स की कमांड्स को अप्लाई करना है। और फिर जब हमारा सिस्टम रीबूट होगा तो हमारा जो स्क्विड है वो ऑटोमेटिकली तौर पर ऑन हो सर्विसेज, और ऑटोमेटिकली तौर पर हमारा जो आईपी फॉरवर्डिंग है वो भी ऑटोमेटिकली तौर पर ऑन हो। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फॉर अ सेशन, किसी खास सेशन के लिए जब तक आपका सिस्टम नहीं रिबूट हो जाता, जब तक आपकी सर्विसेज नहीं रिबूट हो जाती, आप टेम्पररी तौर पर अपने एनएससी की आईपी को चेंज इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से। उम्मीद है डियर कि आज के टॉपिक आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मजीद कुछ सीखेंगे और इसके अलावा आईपीस के बारे में। किस रूल के तहत, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हायरार्की क्या है, इसको समझने के लिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सरसरी तौर पर इसको चेक करेंगे क्या हिसाब है। Linux Red Hat EL5 Server Edition. Linux borrows its philosophy from Unix. इसकी जो फिलॉसफी है, आपने जहाँ से आप कह रहे हैं कि इसने जो आइडिया लिया है वो उसने लिया हुआ है यूनिक्स से। और यूनिक्स जो है ओरिजिनली तौर पर डेवलप हुआ बेल लैब्स में 1970s में, अर्ली 70s आप इसको कह लें। फिर जो आपका लाइनक्स है, क्योंकि उसने यूनिक्स से आइडिया लिया, उसको डेवलप किया 1990 में, और उसके बाद जो है आपका जो ये लाइनक्स है या यूनिक्स है
मेन चीज़ आपको जो यूनिक्स है वो सपोर्टेड था, मल्टी यूज़र एग्रीमेंट करता था, मतलब मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता था। तो लाइनक्स ने जब उधर से आइडिया लिया तो उसने भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सोचा कि जी जो कि मल्टी यूज़र को सपोर्ट करे। आपकी जो विंडो है, हम जो विंडो यूज़ करते हैं वो सिंगल यूज़र है। मल्टी यूज़र का मतलब ये होता है कि जब आप वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आप एट अ टाइम एक ही बंदा काम कर रहा होता है, लेकिन आप लाइनक्स में जब आप काम करते हैं तो वो मल्टी यूज़र होता है। यूनिक्स पे काम आप करते हैं तो मल्टी यूज़र एट अ टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप नेटवर्क की इन्वायरमेंट में रह के आप दो जो यूज़र्स होते हैं, दो यूज़र्स जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स जो होते हैं वो उसको एट अ टाइम एक फ़ाइल पे काम करते हैं। इसको कहा जाता है मल्टी यूज़र। आगे चल के उसको मल्टी यूज़र को हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। लाइनक्स डायरेक्टरी की ये सिंपल सी आपको एक पिक्चर आपको शो हो रही है, ये आपका कहलाता है स्लैश, जिसको हम कहते हैं स्लैश रूट। अब स्लैश के अंदर फिर क्या क्या है, स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश डेव, स्लैश etc, स्लैश होम, स्लैश स्लिप, स्लैश लॉस प्लस फाउंड, स्लैश mnt, स्लैश प्रॉक, स्लैश रूट। हालांकि ये भी रूट है, लेकिन रूट के यूज़र के लिए स्लैश रूट बने। स्लैश हैज़ बिन, स्लैश टेम्प, स्लैश usr, स्लैश वार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि एक स्लैश के नीचे आपके पास 14 हायरार्की मौजूद है। यानी कि स्लैश आपका बॉस हो गया और उसके बाद जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको एक मज़ीद थोड़ा सा इसको खोल के इसको हम स्टडी करें तो इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली एक ही चीज़ लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रूट डायरेक्टरी ऑफ द इंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की, यानी कि रूट डायरेक्टरी ऑफ द इंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम जो है, देखें आपने लाइनक्स में सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका फाइल सिस्टम या लाइनक्स डायरेक्टरी किस तरह काम करती हैं। हम हम विंडो में जब देखते हैं सी में इधर जाके प्रोग्राम फाइल्स में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो लाइनक्स में भी कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी ना। कहाँ पे पड़ी होती हैं? ये जो स्लैश आपका है, स्लैश ये आपका प्राइमरी है। इसके अंदर देखें स्लैश बूट के अंदर फिर मज़ीद डायरेक्टरी। बूट होता है स्पेसिफिक फाइल फॉर द बूट लोडर। जारी बात है, जैसे विंडो लोड होती है, हम सिस्टम ऑन करते हैं, विंडो MBR से बूट होती है, भाई इसका भी कोई बूट होगा ना, बूट लोडर होगा ना। उनका ग्रब है, जब जो ग्रब है आपका, वो आपका बूट लोडर है, एक यूटिलिटी है। स्लैश डेव आपकी डिवाइसेस की फाइलें, जैसे आप कंट्रोल पैनल पे जाके चेक करते हैं, वहाँ पे आपके पास जितने भी आपकी इंस्टॉल फाइलें पड़ी होती हैं वहीं से आप डिलीट करते हैं। आप ऐड न्यू हार्डवेयर करते हैं, तो इसी तरीके से आपके लाइनक्स में जो है स्लैश डेव है, डिवाइस फाइल्स हैं, यहाँ पे आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसकी फ़ाइल पड़ी होती हैं। फिर आपका आ जाता है स्लैश etc, होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी। इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह आपकी जेब में पैसे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से लेता है। आपका NSE नेटवर्क इंटरफेस जो आप इंस्टॉल करते हैं, अप करते हैं, डाउन करते हैं, सारी फाइलें, आपका स्क्विड हो गया, आपका अपाची हो गया, सब कुछ यहीं पे पड़ा होता है। सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होती है। स्लैश etc आपको कभी नहीं भूलेगा। स्लैश होम, यूज़र होम डायरेक्टरी, जितने भी यूज़र होते हैं उसकी डायरेक्टरी सारी स्लैश होम में पड़ी थी। अब देखिए यहाँ पे स्लैश होम यूज़र होम डायरेक्टरीज़ है। अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया, स्लैश होम में कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या है, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश डायरेक्टरी, उसने अपनी डायरेक्टरी रखी हुई है। स्लैश होम स्लैश यूनिक्स GYM एक और डायरेक्टरी है। स्लैश के बाद आपका स्लैश होम के बाद फिर आपका स्टूडेंट है, अतीक है, मुदस्सर है, नाइला है, उसकी अपनी अपनी डायरेक्टरीज बन रही हैं। स्लैश लिब ये आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स की बात है।
कर्नल के साथ आप किस तरह खेलेंगे वो हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे कि कर्नल के साथ आपने किस तरह खेलना। स्लैश मीडिया माउंट पॉइंट फॉर रिमूवल मीडिया, USB आपने लगा दी। स्लैश MNT माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपके पास सिस्टम में विंडो भी है और लाइनक्स भी इंस्टॉल है। अब यह है कि आपकी कुछ जो एक ड्राइव है या पार्टीशन जो है उसमें आपकी विंडो की फ़ाइल है और वो फाइल आपको चाहिए। या एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी विंडो की फ़ाइल, एक सिस्टम है उसमें लाइनक्स भी मौजूद है, उसमें आपकी विंडो भी मौजूद है। आप जब विंडो से बूट हो रहे थे तो आपको वो करप्ट दे रहा है, आप यूज़र नेम से नहीं लॉगिन हो रहे। अब आपको फाइलें उसमें चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क में फाइलें पड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं और आपने उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही रास्ता है, रास्ता ये है कि आप लाइनक्स से बूट हो जाएं। बूट होने के बाद आप जो हैं उस विंडो की ड्राइव को आपने माउंट करना है। तो माउंट आप स्लैश MNT के ज़रिए आप करेंगे और स्लैश MNT में आप उस ड्राइव का नाम देंगे और नाम का ड्राइव देने के बाद आपके पास डेटा जो है वो आपके पास शो होगा और शो होने के बाद आप उसको परमिशन देंगे कि ये राइट हो जाए, ये कॉपी हो जाए। तो वहीं से सारा का सारा डेटा आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लाइनक्स भी यूज़ करें, आप विंडो भी यूज़ करें। विंडो में मसले आएंगे, लाइनक्स में आपको मसले नहीं आएंगे। तो ये आपके पास तरीका है कि स्लैश MNT देखें लिखा हुआ माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम। NTFS की पार्टीशन को भी आप उठा सकते हैं, FAT32 की पार्टीशन को भी आप उठा सकते हैं। लेकिन किस तरह उठा सकते हैं ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्लैश OPT ऐड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, आप कुछ नेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ आप RPMs डाउनलोड करते हैं, डेबियन के लिए आप डेब और डाउनलोड करते हैं, फेडोरा के लिए, मतलब ये मुख्तलिफ हैं जिसमें आप जो हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस यहाँ पे आपके पड़े होते हैं। स्लैश SBIN सिस्टम बाइनरी फाइल होती हैं। स्लैश SRV डेटा फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम। डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे, एक एक फाइल डायरेक्टरी को हम पढ़ेंगे किस तरह करेंगे। स्लैश टेम्पररी फाइल है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक फ़ाइल है, आपने सबके लिए शेयर करवानी है कि जी सारे उठा लें टाइम से, जितने भी यूज़र्स हैं आपके ये लाइनक्स के। तो स्लैश टेम्प पे आप रख देते हैं, सारी टेम्पररी फाइल आपकी इधर भी पड़ी होती हैं, आप इधर भी रख सकते हैं। स्लैश USR मल्टी यूज़र यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सेकेंडरी हायरार्की। स्लैश USR स्लैश लोकल स्लैश USR स्लैश लोकल स्लैश बिन। यहाँ पे आपके पास मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, हम कहते हैं लाइनक्स इज़ अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। मल्टी यूज़र कहाँ पे होगा जी, स्लैश USR में होगा। ये आपके थर्ड मोस्ट आपका जो है पार्टीशन है। स्लैश वार लाइब्रेरीज, अब ये क्या होती हैं, यहाँ पे एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर जब आप स्क्विड कॉन्फ़िगर करते हैं और वहाँ पे आपने मैसेजेस देखने होते हैं, स्लैश वार में जाके वहाँ पे लॉग्स आपकी मौजूद होती हैं, वेरिएबल्स फाइल्स कहलाते हैं, वार वेरिएबल से निकला है। स्लैश रूट होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट तो है, अब रूट के लिए भी कोई डायरेक्टरी होनी चाहिए। स्लैश प्रॉक वर्चुअल फाइल सिस्टम डॉक्यूमेंटिंग कर्नल एंड प्रोसेसिंग स्टेटस एज टेक्स्ट फाइल, आपकी प्रॉक फाइल है जो कि वर्चुअली तौर पर काम करती है, जैसे आपका वर्चुअल पेज आपका बनता है, पेज फाइल आपकी विंडो में बनती है। तो ये जब तक आप लाइनक्स की डायरेक्टरी को नहीं सही तरीके से समझेंगे, अब ये नहीं है कि जी आपने याद कर लिया स्लैश है, स्लैश UTC है, स्लैश बूट है, स्लैश डेव है, स्लैश होम है, स्लैश मीडिया, स्लैश MNT, नहीं। अब देखें स्लैश बूट स्लैश, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर को भी आपने पहचाना है, समझना है, देखना है, तभी आप लाइनक्स के साथ खेल सकेंगे। लाइनक्स सबसे पहले आपको शेर लगेगा, यार क्या बुला है यार, ये क्या चीज़ है। लेकिन जब आप शेर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं ना, तो शेर आपके सामने चूहा बन जाता है। तो इसी तरीके से पहले आप लाइनक्स को शेर समझते हैं, यार ये क्या है यार, भागो ये नहीं करते, नहीं। जब आप इसको समझ लेते हैं आपको चूहा लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इन डायरेक्टरीज को वन बाय वन पढ़ेंगे, समझेंगे। जब इस पर हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब हमें सही समझ आएगी। उम्मीद है कि आज की टॉपिक की आपको सही
क्लियरी तौर पर समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।